तो आज हम जो हमारा चैप्टर था सेकंड उसका अगला टॉपिक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। आपने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला होगा। जैसे सोडियम है Na, तो उसका आपने 2, 8 और 1, क्योंकि 11 होता है ना, 2, 8 और 1 11 ऐसे करके लिखा होगा। लेकिन अब हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। इसमें आप कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, उदासीन है, न्यूट्रल है, तब भी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक ऐसा परमाणु देखा होगा जिसके बीच में एक केंद्रक है और चारों ओर से इसके कक्ष हैं। ठीक है, आपने जो 10th है उसमें भी पढ़ा और मैंने आपको बताया भी है कि जो बीच में जो आपका इसका केंद्र होता है वो हमेशा क्या होता है, धनायन होता है। और जो इसके चारों जो ये कक्ष दिख रहे हैं आपको, इन कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब जितने ये कक्ष होंगे उनको हम n से दिखाते हैं। इन कक्षों को हम n से दिखाते हैं। अब केंद्रक के जो पास वाला कक्ष होगा उसको हम पहला कहेंगे, उसके बाद वाला दूसरा, उसके बाद वाला तीसरा, उसके बाद वाला चौथा। इस तरीके से इसमें 4 कक्ष दिखे हैं। ये 4 कक्ष होते हैं। इन 4 कक्षों को के अंदर उपकक्षक होते हैं जिनको हम SPDF कहते हैं। अब आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, वो SPDF के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे कि जो n बराबर 1, ये जो पहला शेल है, पहला शेल n बराबर 1 मतलब ये जो पहला शेल घूम रहा है ना, उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके उपकक्षक में होंगे, या तो S में होंगे या P में होंगे या D में होंगे या F में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है बेटे कि s ऑर्बिटल में देखोगे आप 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस बात को गांठ बात के याद कर लेना कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो आइए अब हम कुछ ये सवाल कर लेते हैं, इसको बताती हूँ इसमें हम कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो अगर हमको जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो सबसे पहले आपको तत्व का इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए कि तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब जो Na है, Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है। ऐसे पोटेशियम में कितने होंगे, 19, क्योंकि जो पोटेशियम है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 19 है। लेकिन अगर आपको जो आयन्स हैं उनका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़े तो तब क्या करोगे। जैसे Na1 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, अब ये आयनिक हो गए ना। अब आप इनका कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आयन्स जब हो जाते हैं तो उनमें उतने ही, जैसे पॉजिटिव है उसमें उतने ही जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो घट जाती है, और नेगेटिव होगा तो उनमें बढ़ जाती है। अब क्या होगा, जैसे Na1 पॉजिटिव है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए कितना पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव। तो 1 माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितने हो गए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 10। तो ऐसे में आप जो Na1 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे वो 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से लिखोगे, ना कि 11 के हिसाब से। बात समझ में आई। तो ऐसी एल्यूमिनियम है बेटे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब क्या करा आपने, 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों को आप बाहर फेंक दोगे। अब पहले एल्यूमिनियम का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। आपने कहा मैडम 13 होता है, तो यानी कि 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, त्याग दिया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यानी कि अब इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 के आधार पर लिखेंगे, ना कि 13 के आधार पर। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र 2 नेगेटिव है। अब देखो पॉजिटिव में मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर लिखा है जब +n हो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जब -n हो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र ले लेगा। अब जो इसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें आप उतने ही इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। अब ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, 16 में कितना जोड़ना है, 2, तो कितने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने एक बार फिर से सिखा दिया, मैंने आपको क्लास में बताया था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। ऐसी Mg2 पॉजिटिव है, इसकी आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बार निकाल के देखना कि क्या आती है और मुझे बताना कि आपकी कितनी आई। तो अब आपको जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही चाहिए होती है, क्योंकि जो आयन्स होते हैं उनमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। उनमें वो जैसे Na1 पॉजिटिव है तो Na का 11 होता है तो 11 का लिख देंगे, जो वो गलत हो जाएगा। कभी आयन का भी निकालने को आता है ना एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं जो आयनिक नहीं है, जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, जिंक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सब का भी निकालना के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम पता होना चाहिए कि जो क्रम है वो कैसे होगा, पहले एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा या किस में जाएगा। तो ये हमको ऑफबाउ ने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ऑफबाउ का सिद्धांत क्या है, तो इन्होंने क्या कहा था, जो हमारे उपकक्षक हैं SPDF, उसमें इलेक्ट्रॉनों की भरने का क्रम, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर जाते हैं। पहले कम ऊर्जा वाले में जाएंगे, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले में जाएंगे। जैसे जो SPDF आपके 4 है ना, तो जो S ऑर्बिटल होता है बेटा, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, फिर उसके बाद P की होती है, और फिर उसके बाद D की होती है, और फिर सबसे ज़्यादा ऊर्जा F की होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे, और फिर P में जाएंगे, फिर D में जाएंगे, फिर S में जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो अब पहला क्या है, n बराबर, ये मैंने शेल बना लिए। पहले में S होता है, दूसरे में SP, SPD, SPDF, ये 4 शेल मैंने अभी आपको बताया कैसे होते हैं। तो n बराबर 1 है। देखो बीच वाले में 1s लिख दिया मैं, सबसे आगे लिखा ना 1s, क्यों लिखा, क्योंकि n बराबर 1s। दूसरे वाले में n बराबर 2, तो 2s और 2p। तीसरे वाले में पहले s में जाएगा, 3s, 3p एंड 3d। फिर उसके बाद 4 वाला आएगा, 4 में भी पहले s में जाएगा, फिर p में जाएगा, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ऐसे भरा, सबसे पहले s में जा रहा है। जैसे अगर आप n बराबर 3 वाला देखो, तो पहले मैंने s में डाला, क्योंकि s की ऊर्जा सबसे कम है, फिर p में उससे ज़्यादा, फिर d में उससे ज़्यादा। यानी कि अगर आप देखेंगे कि हमने आगे से 1 2 2 3 3 3 ऐसे करके लिखा है ना, तो 1 कहाँ से लिखा है, क्योंकि पहले शेल में n बराबर 1 है, पहले शेल में केवल s है, तो 1 में केवल s रहता है। दूसरे शेल में जो आगे से 2 2 लिखा है, दूसरे शेल में s और p रहते हैं, तीसरे सेल में SPD रहते हैं, और चौथे सेल में SPDF रहते हैं। इसलिए आगे से हमने 1 2 3 4 इसीलिए लिखा है, क्योंकि वो ये नंबर ऑफ शेल दिखा रहा है कि कौन से शेल में आपका ये सब शेल है। ठीक है, पहले जैसे 1s का मतलब क्या हुआ बेटे, कि पहले सेल में एक s है, दूसरे सेल में एक s, एक p सब शेल है, तीसरे में एक s, एक और एक D सब शेल है। अब देखो D वो पीछे लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो 4s थोड़ा आगे लिख देते हैं हम 3D से, वो ऑफबाउ का प्रिंसिपल है, वही बताता है कि जो 4s है उसकी एनर्जी कम है कंपेयरिंग टू 3D, इसलिए हम 3p के बाद 4s लिखते हैं और उसके बाद हम 3D लिखते हैं। ये एक्सेप्शन है, इसको भी आपको याद करना है। ये तो आपने शेल देखे किस किस में जाएंगे। अब आपको ये सीखना है, देखना है कि हमको 3s 4s हम जो है पहले कौन सा लिखते हैं। तो इसको आपको ना एक नंबर ऐसे लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 तक। उसके बाद फिर 2 से 2 के वहाँ पर ऐसे लिखना है, 3 के 3 पे, यहाँ पर 4 पे, मतलब ऐसे करके नंबर लिख लेना है। आपको ये याद करना है, ये ऑफ बाउ का नियम है। और तो पहले वाले में सब में SS, फिर PP, DD और FF लिखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो S वाला है वो 1 से शुरू है, P वाला 2 से शुरू है, D वाला जो है आपका 3 से शुरू है, और F वाला आपका 4 से शुरू है। और ऐसे ऐसे ये जो ये लाइन लगा रही हूँ ना, इसका मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन 1s से 2s आ रहे हैं, 2s से 2p जा रहे हैं, 2p से 3s जा रहे हैं, 3s से 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, फिर 5s। 4p तक भी आप याद रख लोगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। 4s के बाद 1s के बाद 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। देखो 3p के बाद 4s आया ना, फिर 3d, फिर 4p।
वो जो पहले वाला था मैंने आपको केवल शेल बताई कि किस शेल में कितने सब शेल है, किस कक्ष में कितने उपकक्ष हैं, लेकिन इन उपकक्षों को लिखना कैसे है ये आपको ऑफबाउ ने बताया। ये जो मैंने सीरीज बनाई है ना ये ऑफबाउ की है, 1s 2s फिर 1s2 2s 3s 3p, ये आपकी ऑफबाउ का सिद्धांत है। ऑफबाउ का सिद्धांत कहता है कम ऊर्जा वाले उपकक्ष से अधिक ऊर्जा वाले उपकक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये आयन है, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। एक आयनिक है तो आपको पता है 1 नेगेटिव है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9 होता है, तो माइनस में क्या होता है बेटा, 1 जुड़ जाता है। तो ये 9 में 1 जोड़ दो कि आप, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो 10 को मान के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब वो जो ऑफ बाउ वाला जो प्रिंसिपल है जिसमें घूम रहा है उसको खोलो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। 1s में s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में एक चीज़ यहाँ पर को अब आपको ध्यान रखना है, s ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो 1s2। दूसरे बार में भी फिर 2s है, 2s के लिए भी क्या लिखोगे, 2 क्यों लिखा, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर 2p, p के ऊपर 6 क्यों लिखा, p में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 6। ये मैंने आपको बहुत आगे बता दिया है। s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, d में 10 जा सकते हैं और f में 14 जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ 6 तक है ना, तो अब यहाँ पे p तक है ना, तो p तक है तो हम d और f के बारे में क्यों सोचेंगे, हम p पर ही ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ अगर आप ऊपर वाले में गिनोगे तो 2 2 4 4 और 6 10, तो 10 हो गए, तो फ्लोरीन का आपने लिख दिया। ऐसे अब सोडियम का देखो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2 हो गए, 2s2 2 2 4, 2p6 10, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हम 3s डालते हैं, s में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, 1, 11 ही चाहिए। अब दो नहीं भर दोगे, हमको 11 ही चाहिए, तो हम कितना भरेंगे, 1 ही भरेंगे। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे Na पॉजिटिव हो जाता तो आप क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देते, फिर से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते। अब 10 होते तो जैसे ऊपर वाला है वैसे लिखते, 1s2 2s2 एंड देन 2p6। फिर 3s में नहीं जाता क्योंकि हमको 10 ही तक तो बना है, 2 2 4 6 10 हो गया। बात समझ में आ रही। अभी 1s 2s 2p तो हमने बात कर ली है, ये शेल है, लेकिन इनके ऊपर जो हम 2 2 6 6 लिख रहे, ये भी मैंने सबसे पहले सबसे आगे बात कर दी। s में सब मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, p में 6 जा सकते हैं, d में 10 और f में 14। अब मैं एल्यूमिनियम का लिख रही हूँ। एल्यूमिनियम का 13 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन 13 है। 1s 2s 2p 3s 3p, ये मैंने लिख लिया। 1s में कितने जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 13, 3 और चाहिए। अब 3s, उसके बाद 10 हो गए। अब देखो अब क्या है, 3s है ना बेटे, s में कितने जाते हैं, 2 ही तो जाते हैं। अब आप s3 नहीं लिख सकते ना, 3s3, s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसलिए आपको एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना पड़ेगा, p में डालना पड़ेगा, तो 3p1 हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब Al3 पॉजिटिव है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने भगा दिए, फिर से 10 हो गया। 10 हो गया तो 10 का वही होगा जो ऊपर है, 1s2 2s2 2p6 होगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आपने इलेक्ट्रॉनों को भरा है। अब देखो यहाँ पे 3p1 लिख लिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कब तक भरते रहेंगे p में, जब तक ये 6 नहीं हो जाता, तो 3p7 कभी नहीं हो सकता। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ये आगे 4s में चला जाएगा। ऑफबाउ कहता है 3p के बाद आपका 4s भरेगा, उसके बाद 3d भरेगा। ये भी हमने ऑफबाउ में जो गोल गोल चित्र बनाया है उसमें पढ़ा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और अब जैसे कैल्शियम है, इसका देखो 20 होता है ना बेटे, तो 20 होता है, आपने कहा 1s, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p जाएगा, फिर 3s 3p 4s एंड 4d। ठीक है, अब इसमें कैसे भरना है ये देखेंगे आप। 3s 3p, तो आपने देखा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6।
3p6 हो गया, ये 18 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दोगे, s में डाल दोगे, तो ये कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 3p7 नहीं करोगे, हाँ बिल्कुल नहीं होगा 3p7, क्योंकि 3p में केवल 6 ही तो जा सकते हैं, 7 आप डाल ही नहीं सकते, तो जो बच रहे हैं वो आगे वाले शेल में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे हैं, इनके एक बार आप निकालने की कोशिश करना। ये जो कॉपर और क्रोमियम का मैं बताऊंगी आपको, दोनों एक्सेप्शन है, वो कैसे निकालते हैं वो स्कूल आके मैं बता दूंगी। फिलहाल जो सिंपल वाले हैं आप देख सकते हैं।